वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं DSSP का प्राइमरी लेवल का स्पेशल एजुकेशन का पेपर जो कि 22 जुलाई 2018 को हुआ था ऑनलाइन सिंगल शिफ्ट में। और शुरू के 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ तक कैसे क्वेश्चन है। पीछे तो सारे क्वेश्चन ही अच्छे थे। तो पहला क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक नेटवर्क्स आर लोकेटेड इन। स्ट्रैटेजिक नेटवर्क ब्रेन का वो हिस्सा जो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है, जो आपको अलग अलग तरीकों से सोचने में करता है, अलग अलग एस्पेक्ट को समझने में हेल्प करता है, वो है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब मतलब ये आगे वाला हिस्सा। तो फ्रंटल लोब मतलब आगे वाला हिस्सा। यहाँ पे हमारे स्ट्रैटेजिक नेटवर्क होते हैं, मतलब जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, वो यहाँ बन रही होती है दिमाग में। तो आप एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, आप किसी और चीज के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, वो यहाँ पे बन रही होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात कौन करता है, कौन सा सिस्टम करता है? तो आइडियलिस्टिक एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि आइडियलिस्टिक एजुकेशन में तो माना जाता है कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया। तो वो जो थिंकिंग है ना कि पुराने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें सारा ज्ञान है, नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो आइडियलिस्टिक एजुकेशन है कि सब कुछ हासिल कर लिया। नेचुरलिस्टिक एजुकेशन इस बात पे जोर देती है कि नेचर में सिखाओ बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग, बट वो साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात नहीं करती, क्यूरियोसिटी और इन सब की तो बात करती है। रियलिस्टिक एजुकेशन जो है वो साइंटिफिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे रियल में चीजों को किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस किया जाता है। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस में ये हेल्प करेगी। ठीक है। और जो बच गई वो है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक्स भी कुछ कुछ हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। तो एक ढंग का दिमाग और एक ढंग का शरीर बनाना एजुकेशन है, ये किसने कहा है? ये कहा है एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने कहा है ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी है इनमें से? इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जहां पे चीजें प्लानिंग से नहीं चलती, जहां पे कुछ पहले से ना तो प्लान किया जाता है, ना ही उसका कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ना ही उसको प्लानिंग से एग्जीक्यूट किया जाता है, जहां पे चीजें हम सीख लेते हैं बस अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करके, पर उसको प्लान नहीं किया होता हमने कि हम ऐसा सीखेंगे। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देखो, स्कूल में तो आप चाहे वो कैसा भी हो इनफॉर्मल एजुकेशन ले ही नहीं सकते, वहां पे फॉर्मल एजुकेशन होती है। फॉर्मल एजुकेशन जो कि प्लानिंग से एग्जीक्यूट की जाती है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ना। तो स्कूल में यहां भी नहीं हो सकती। सेम यूनिवर्सिटीज की प्रॉब्लम है, वहां भी फॉर्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल तो नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो गया नॉन ऑफ दीस, यहां पे कहीं पे भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जहां पे ब्रेन के फंक्शन और इन सब की बात की जाती है। तो फंक्शनलिज्म के फाउंडर है विलियम जेम्स। मैं आपको सबका ही बताता हूं, विलियम वुंड जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर है। स्ट्रक्चरलिज्म, तो विलियम वुंड जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर है। वॉटसन जो है वो बिहेवियरिज्म के फाउंडर है ना। और सिगमंड फ्रॉइड जो है वो साइको एनालिसिस के फाउंडर है। ठीक। तो सबका ही बता दिया, करेक्ट आंसर आपको समझ में आएगा, विलियम जेम्स है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। मैंने अभी पीछे बताया वॉटसन। तो वॉटसन ने सबसे पहले बुक लिखी थी बिहेवियरिज्म, उस बुक की वजह से ये टर्म फेमस हुई बिहेवियरिज्म, और इसलिए उनको बिहेवियरिज्म का फादर या फाउंडर माना जाता है। तो सिगमंड फ्रॉइड नहीं है, विलियम वुंड तो स्ट्रक्चरलिज्म है, विलियम जेम्स पीछे अभी बताया आपको फंक्शनलिज्म है, तो वॉटसन जो है वो है बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर। क्वेश्चन नंबर 27, ह्यूमन सेल कंटेन क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? देखो अगर मैं पेयर में लिखूं कि कितने पेयर होते हैं तो 23 आता। पेयर का मतलब है दो का जोड़ा, तो 23 पेयर है, मतलब हर के अंदर दो दो है, तो टोटल कितने क्रोमोसोम है? टोटल है 46 क्रोमोसोम। और ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में आपको ये दिखेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 46, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पेयर बताने क्रोमोसोम के, तो ऑब्वियसली टोटल बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अ सर्कुलर होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। तो आपकी जो आंख है, आपकी आंखों का जो भी रंग होता है वो आइरिस की वजह से होता है ना, हरा, नीला, काला, भूरा, और सबके बीच में एक
हरा नीला काला भूरा किसी भी रंग की आपकी आंख हो, उसके बीच में काला रंग का जो छेद होता है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल, पुतली। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, an orientation and mobility system which does not fall under the visual impairment। ओके, तो विजुअल इंपेयरमेंट से नहीं जुड़ा है, बट प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की। ठीक है, तो ह्यूमन गाइड, जब आपको कोई गाइड लेके जा रहा है चला के, ऑब्वियसली ये विजुअल इंपेयरमेंट से जुड़ा होगा, क्योंकि हम नहीं देख पा रहे तो हमें कोई लेके जा रहा है, जैसे सड़क क्रॉस करवाना। ठीक है, तो ये तो जुड़ा है विजुअल इंपेयरमेंट से। छड़ी लेकर चलना तो ऑब्वियसली विजुअल इंपेयरमेंट से ही जुड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड, अब ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड वो हो सकता है जैसे व्हीलचेयर होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली, वो तो ऑब्वियसली नहीं जुड़ी है विजुअल इंपेयरमेंट से। बट सिर्फ व्हीलचेयर इलेक्ट्रॉनिक वाली उनके लिए नहीं होती जो कि चल नहीं सकते, उनके लिए भी हो सकते जो कि शायद देख नहीं सकते, या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपको रास्ता बताए, लेफ्ट मुड़ना राइट मुड़ना है। ठीक है, इस तरह का कुछ, जैसे आजकल ना जो ड्राइवरलेस कार है, ड्राइवरलेस कार में क्या लगे होते हैं? ड्राइवरलेस कार में लगे होते हैं सेंसर, जो सेंस करते हैं कि आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड जो कि आपने पहना हुआ है और आप आगे जा रहे हो और आपको पता चल रहा है आगे कुछ दीवार है तो आपको लेफ्ट या राइट मुड़ना है। ठीक है, तो इस तरह का ट्रैवल एड अगर है तो ऑब्वियसली वो विजुअल इंपेयरमेंट में आ रहा है, और अगर वो व्हीलचेयर है तो नहीं भी आ सकता। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे। क्लचेस, क्लचेस मतलब, हे भगवान कितना गंदा ट्रांसलेशन करता है ना DSSB। तो आप खुद देख लो, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, आप इस बात को समझो कि DSSB निहायत ही गलत ट्रांसलेशन पेपर में करता है, और इस पेपर में, इसके अलावा जितने पेपर हैं सब में आपको दिखेगा ऐसा। क्लचेस होता है बैसाखी, DSSB ने ट्रांसलेशन किया चंगुल, और इसलिए मैंने ओरिजिनल पेपर भी डाला हुआ है इस PDF के साथ, ओरिजिनल पेपर भी, कि आप खुद देख सको ओरिजिनल पेपर में किस तरह का ट्रांसलेशन था। तो हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट ध्यान दें कि आपको इंग्लिश में सारी टर्म्स पता हो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो बैसाखी जो है, बैसाखी तो ऑब्वियसली वो लोग यूज करते हैं, विजुअल इंपेयर वाले तो यूज नहीं करते ना। बैसाखियां जो हैं वो कौन यूज करता है? जो कि किसी वजह से पोलियो अफेक्टेड हो सकते हैं या फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, बट हम इतना श्योर हैं कि विजुअल इंपेयरमेंट वाले लोग यूज नहीं करते। और क्वेश्चन ये था कि कौन यूज नहीं करते, तो करेक्ट आंसर हो गया क्लचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन विजुअल इंपेयरमेंट पर्सन। क्या सिम्टम होते हैं विजुअल इंपेयरमेंट के भाई? पहला कह रहे हैं रब आई एक्सेसिवली, बिल्कुल हो सकता है अगर आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो बार बार आंखें रगड़ेगा। आई लुक रेड रिम्ड, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आंखों पे आपको लाल रंग के गोल गोल चकते धब्बे नजर आए, बिल्कुल हो सकता है। फील डिफिकल्टी इन रीडिंग और डूइंग टास्क, बिल्कुल हो सकता है, पढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो तीनों ही हो सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एसोसिएटेड कंडीशन ऑफ CP में इंक्लूड सेरेब्रल पैल्सी से जुड़ी कंडीशन और क्या हो सकती है? MR बिल्कुल हो सकता है। देखो, अगर सेरेब्रल पैल्सी बहुत हाई लेवल की है तो मेंटल रिटार्डेशन साथ में दिख सकता है हमें। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी दिख सकता है, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग से जुड़ा है। तो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग अगर ब्रेन की हो रही है तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमें दिख जाता है। तो सेरेब्रल पैल्सी के साथ भी हमें कभी कभी ऑटिज्म दिख जाता है। ऑब्वियसली हियरिंग एंड विजुअल इंपेयरमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन से जुड़ी है सेंसेस, तो ब्रेन के वो वाले पार्ट अगर काम नहीं कर रहे जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को ढंग से प्रोसेस कर पाए तो विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है। तो सेरेब्रल पैल्सी के साथ ये तीनों हो सकते हैं, और इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों प्रॉब्लम्स हमें दिख सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 32, CP इज सेरेब्रल पैल्सी क्या है? क्या ये एक क्रोनिक डिसेबिलिटी है? देखो, क्रोनिक डिसेबिलिटी क्या होता है? जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहती है, बट एक ना एक टाइम बाद खत्म हो जाती है, पर रहती बहुत लंबे टाइम है, 10 साल 15 साल। तो क्रोनिक तो नहीं है ये, क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, क्रोनिक ना होकर सेरेब्रल पैल्सी क्या है? सेरेब्रल पैल्सी है लाइफ लॉन्ग, मतलब कभी खत्म ना होने वाली। बट क्रोनिक वाले कभी तो खत्म होते हैं, लंबे टाइम चलते हैं बट खत्म होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। नॉन क्रोनिक तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉन क्रोनिक तो होते हैं जो बहुत छोटे टाइम रहती है डिसेबिलिटी, तो ये तो लाइफ लॉन्ग रहती है। अच्छा, क्यूरेबल, सेरेब्रल पैल्सी क्यूरेबल नहीं है, लाइफ लॉन्ग रहती है। एक बार हो गई तो हो गई, ठीक नहीं की जा सकती, पूरी जिंदगी इसके साथ ही जीना पड़ेगा, तो क्यूरेबल भी नहीं है। आंसर क्या हो गया? नॉन ऑफ द अबव।
ठीक है, नन ऑफ द अबव की जगह अगर लाइफ लॉन्ग लिखा होता तो वो आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थॉट टू बी अ कॉज ऑफ सेरेब्रल पैल्सी? तो इनमें से सेरेब्रल पैल्सी का कॉज नहीं है। मेनिंजाइटिस तो है, देखो मेनिंजाइटिस क्या होता है, दिमागी बुखार। तो बिल्कुल बचपन में अगर आपको दिमागी बुखार हो जाए तो ब्रेन को कुछ टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिलती। दिमागी बुखार अगर बहुत बड़े लेवल का है तो आपकी ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाती है और सेरेब्रल पैल्सी हो सकता है। बर्थ ट्रॉमा बिल्कुल वही चीज है कि बर्थ के टाइम आपके दिमाग के साथ कुछ चोट लग गई उस पर, जिसकी वजह से उसका पार्ट डैमेज हो गया, बिल्कुल हो सकता है। शेकन बेबी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों के बच्चे बिल्कुल छोटे हैं या जो जिनके बच्चे होने वाले, ध्यान से सुनना। बच्चे ना बहुत रोते हैं कभी कभी, और आपको गुस्सा है और आप ऐसे पकड़ के उनको हिला दोगे, मत हिलाना। ऐसे पकड़ के, बच्चों के गर्दन पे होल्ड नहीं होता तो उनका सिर ऐसे 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 हो जाता है और उनका ब्रेन जो है वो आगे पीछे टकराता है और जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है। तो बच्चों को कभी ऐसे पकड़ के ऐसे शेक नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों को स्पेशली, ठीक है। तो उससे उनको क्योंकि सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है, जरूरी नहीं है हो, बट हो सकती है, ठीक है। अस्थमा, अस्थमा क्या है, सांस लेने में प्रॉब्लम, इसकी वजह से सेरेब्रल पैल्सी होती नहीं देखी गई। तो क्वेश्चन यही था कि नॉट थॉट टू बी अ कॉज, तो कौन सा कॉज नहीं है, अस्थमा कॉज नहीं है, बाकी सब हमें पता है कि कॉज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन विद ASD? तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इनमें से कौन सी? सेल्फ स्टिमुलेशन बिहेवियर, हो सकता है ऑटिज्म वाले लोग शो करें, डाउटफुल सा है, बहुत अच्छा तो नहीं है। डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट तो ऑटिज्म वाले शो करते ही करते हैं। एक्सट्रीम फैसिनेशन एंड प्री ऑक्यूपेशन विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यस, एक ऑब्जेक्ट से उनको कुछ ज्यादा लगाव है, इस तरह का कुछ अजीब सा बिहेवियर में शो करते हैं ऑटिज्म वाले लोग। अटिपिकल ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, उनका ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको कुछ अजीब नहीं दिखेगा, मतलब हाइट ढंग से बढ़ रही है, वेट ढंग से बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छे से डेवलप हो रहा है बॉडी में, तो ये आपको नहीं दिखता है, ठीक है। तो सेल्फ स्टिमुलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डाउटफुल वाला केस था, बट बाकी तो कंफर्म है, और ये हम कंफर्म है नहीं होता है, तो क्वेश्चन में नहीं वाला बताना था, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एस्पर्जर सिंड्रोम इज डिफाइंड एज, तो एस्पर्जर डिसऑर्डर या एस्पर्जर सिंड्रोम कैसे डिफाइन किया जाता है? एस्पर्जर जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक बेसिक टाइप कह सकते हो आप, जहां पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, सोशल रिलेशन की प्रॉब्लम हमें दिखती है, बट बाकी सब चीजें नॉर्मल होती है, स्पेशली ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एबिलिटी जो है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो डिले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिले नहीं होता है। प्री डिटरमाइनिंग फैक्टर टू सिजोफेनिया, सिजोफेनिया तो अलग प्रॉब्लम है ना, हेलुसिनेशन और ये सब। टिपिकल कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिल्कुल, एंड इंपेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, यस, तो सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिल्कुल जैसा टिपिकल होता है ये हो सकता है। मोटिवेशन टू पार्टिसिपेशन इन सोशल इंटरेक्शन, मोटिवेशन बिल्कुल अलग चीज है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक है बट सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम है, ठीक, वो अस्पर्जर सिंड्रोम या अस्पर्जर डिसऑर्डर के लक्षण है। अगला है DSM-4, ये जो मैनुअल है DSM, आपको पता होगा इसके बारे में, स्पेशल एजुकेशन टीचर आप बन रहे हो, तो DSM-4 डेफिनेशन ऑफ ऑटिज्म इंडिकेट दैट चाइल्ड मस्ट डिस्प्ले ऑटिस्टिक कैरेक्टर बिफोर द एज। तो DSM-4 कहता है कि भाई 3 साल से पहले पहले बच्चा कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लग जाता है ऑटिज्म के, तो 3 साल मतलब कि करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कॉजेस ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ध्यान से सुनना, ये होता है या तो मिडल ईयर की प्रॉब्लम या आउटर ईयर की प्रॉब्लम, ठीक है। तो मिडल या आउटर ईयर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, और अगर बहुत अंदर के ईयर में है तो हम उसको सेंसरी न्यूरल कहते हैं। तो कंडक्टिव है माल फंक्शनिंग ऑफ द इनर ईयर, इनर ईयर में तो सेंसरी न्यूरल होता है, ये हो नहीं सकता। माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑडिटरी नर्व, ये तो इनर ईयर से भी और आगे होती है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी सेंसरी न्यूरल है। ब्लॉकेज ऑफ द ऑडिटरी कैनाल, यस, कैनाल मतलब ये जो कान, ये जो बाहर है ये आउटर ईयर है, इसके ठीक अंदर ये जो पाइप सा सिस्टम जा रहा है इसको हम कैनाल कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल, और ये मिडल ईयर का हिस्सा है, तो मिडल ईयर की प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल ठीक, ये हो सकता है आंसर। माल फंक्शनिंग ऑफ बोथ इनर एंड ऑडिटरी नर्व, तो ये इनर एंड ऑडिटरी नर्व तो सेंसरी न्यूरल है, ये आंसर नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर है सी।
ठीक, सेंसरी न्यूरल पूछा होता तो ए, बी और डी तीनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। A teacher may be likely to suspect that one of her student has a hearing loss if the student, मतलब आपको कब लगेगा कि उसको hearing loss है, मतलब स्टूडेंट ऐसा क्या बिहेव कर रहा होगा। hearing loss है तो ऑब्वियसली सुनने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है तो वो बार बार आपसे पूछेगा कि क्या बोला, या इस तरह से करके सुनेगा, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि उसको समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, है ना। तो इज नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग सोशल स्टडीज, अब सोशल स्टडीज का इससे क्या लेना देना है, नहीं ना। सिट नियर द फ्रंट ऑफ क्लास, देखो आगे बैठना ये नहीं दिखाता कि बच्चे को हियरिंग इंपेयरमेंट है। हो सकता है उसके पेरेंट बोलते हैं आगे बैठा करो, या बच्चा खुद ही नहीं तो मैं तो सबसे आगे बैठूंगा, है ना। तो मतलब जरूरी नहीं है कि हियरिंग इंपेयरमेंट हो। आस्क फॉर इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, यस, बार बार पूछते हैं कि क्या बोला, ये हो सकता है। स्लीप्स इन द क्लासरूम, क्लास में सोना हियरिंग इंपेयरमेंट नहीं दिखाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39। The development of an IEP for a student who is hard of hearing, तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बना रहे हैं आप, जो कि सुन नहीं सकता बच्चा, उसमें क्या शामिल होना चाहिए। चाइल्ड्स पीडियाट्रिशियन, देखो पीडियाट्रिशियन तो बच्चों का वो जनरल फिजिशियन डॉक्टर, बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, वो वाला है। तो हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए ऑब्वियसली इसकी जरूरत नहीं है। चाइल्ड सिबलिंग, बच्चे के भाई बहन की भी जरूरत नहीं है। ऑडियोलॉजिस्ट, चाइल्ड पीडियाट्रिशियन एंड सिबलिंग की तो जरूरत है नहीं। ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट ऑब्वियसली ऑडियो से रिलेटेड, तो ये वो मेडिकल स्पेशलिस्ट है जो कि सुनने से रिलेटेड काम करता है और जानता है उसके बारे में ज्यादा। और ऑब्वियसली जब हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं उस बच्चे के लिए जो कि सुन नहीं सकता ढंग से, तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं साथ में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। The following factor is considered to be cause of deaf blindness. डेफ ब्लाइंडनेस के आपको बताना है कॉज कौन सा है। रुबेला बिल्कुल हो सकता है, रुबेला इज लाइक जर्मन मीजल्स, है ना, जर्मन खसरा जिसको हम बोलते हैं। अशर सिंड्रोम तो बिल्कुल एग्जैक्टली डेफ और ब्लाइंडनेस से ही जुड़ा है। मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार की वजह से भी आपको सुनने की देखने की प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि ये डाउटफुल है। ठीक है, सबको नहीं होती है, बट अशर सिंड्रोम से तो सबको यही प्रॉब्लम होती है, रुबेला से भी चांसेस इसी के ज्यादा होते हैं। तो एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। दिमागी बुखार से किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव। ठीक, तो ये थे हमारे और 20 क्वेश्चन, 40 तक हो चुके हैं। और हम इस पेपर में ये जरूर कह सकते हैं कि पेपर बहुत अच्छा आया था। स्पेशल एजुकेशन टीचर का पेपर जैसा कि होना चाहिए वैसा ही आया था, है ना। तो मिलते हैं आपसे आगे की वीडियोस में और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।